आज की कहानी है कायर। श्रेया के आगे खड़ी महिला जैसे ही अपना बोर्डिंग पास लेकर मुड़ी, श्रेया चौंक पड़ी। बोली, अरे तन्वी, तू भी दिल्ली जा रही है। मैं अभी बोर्डिंग पास लेकर आती हूँ। उनकी बातें सुनकर काउंटर पर खड़ी लड़की मुस्कुराई। आप दोनों को साथ की सीटें दे दी हैं। हैव अ नाइस टाइम। धन्यवाद कह श्रेया इंतजार करती तन्वी के पास आ गई। चल, आराम से बैठकर बातें करते हैं, तन्वी ने कहा। हॉल में बहुत भीड़ थी, कहीं कहीं एक कुर्सी खाली थी। उन दोनों को असहाय से एक साथ दो खाली कुर्सियां ढूंढते देखकर खाली कुर्सी के बराबर बैठा एक भद्र पुरुष उठ खड़ा हुआ। बोला, बैठिए। हाउ शिवेलरस। तन्वी बैठते हुए बोली, लगता है शिवेलरी अभी लुप्त नहीं हुई है। यह तो तुझे ही मालूम होगा श्रेया, तू ही हमेशा शिवेलरी के कसीदे पढ़ा करती थी। तन्वी हंसी। खैर छोड़ ये सब, यह बता तू यहाँ कैसे? क्योंकि मेरा घर यानी आशियाना यही है। दिल्ली तो एक शादी में जा रही हूँ। अजब इत्तेफाक है, मैं एक शादी में यहाँ आई थी और अब अपने आशियाने में वापस दिल्ली जा रही हूँ। मगर जीजू तो सिंगापुर में सेटल थे। हाँ, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वापस दिल्ली आ गए। नौकरी के लिए भले ही कहीं भी चले जाएं, दिल्ली वाले सेटल कहीं और नहीं हो सकते। वैसे हूँ तो मैं भी दिल्ली की, मगर अब भोपाल छोड़कर कहीं और नहीं रह सकती। लेकिन मेरी शादी के समय तो तेरा भी दिल्ली में सेटल होना पक्का ही था। श्रेया ने उस सांस भरी। हाँ, था तो पक्का ही, मगर मैंने ही पूरा नहीं होने दिया और उसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। अफसोस है तो बस इतना कि मैंने दिल्ली में सेटल होने का मूर्खतापूर्ण फैसला कैसे कर लिया था। माना कि कई खामियां हैं दिल्ली में, लेकिन भाई इतनी बुरी भी नहीं है हमारी दिल्ली कि वहां रहने की सोचने तक को बेवकूफ़ी माना जाए। तन्वी आहत स्वर में बोली। मुझे दिल्ली से कोई शिकायत नहीं है तन्वी, श्रेया खिसियाकर बोली। दिल्ली तो मेरी भी उतनी है जितनी तेरी। मेरा मायका है, अतः अक्सर जाती रहती हूँ वहाँ। अफसोस है तो अपनी उस पसंद पर जिसके साथ दिल्ली में बसने जा रही थी। तन्वी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर कुछ हिचकते हुए बोली, तू कहीं श्रवण की बात तो नहीं कर रही? श्रेया ने उसकी ओर उदास नजरों से देखा, फिर पूछा, तुझे याद है उसका नाम? नाम ही नहीं, उससे जुड़े सब अफसाने भी जो तू सुनाया करती थी, उनसे तो यह पक्का था कि श्रवण वॉज अ जेंटलमैन, अ थॉरो जेंटल टू बी एग्जैक्ट। फिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुझे उससे प्यार करने का अफसोस हो रहा है? वैसे जितना मैं श्रवण को जानती हूँ, उससे मुझे यकीन है कि श्रवण ने कोई गलत काम नहीं किया होगा, जैसे किसी और से प्यार या तेरे से जोर जबरदस्ती। श्रेया ने मुंह बिचकाया। अरे नहीं, ऐसा सोचने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी। तो फिर क्या दहेज की मांग करी थी उसने? वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची, उससे पहले ही उसका असली चेहरा दिख गया और मैंने उससे किनारा कर लिया। श्रेया ने फिर गहरी सांस खींची। कुछ और उल्टी सीधी अटकल लगाने से पहले पूरी बात सुनना चाहेगी? जरूर, बशर्ते कोई ऐसी व्यक्तिगत बात ना हो जिसे बताने में तुझे कोई संकोच हो। संकोच वाली तो खैर कोई बात ही नहीं है, समझने की बात है, जो तू ही समझ सकती है, क्योंकि तूने अभी अभी कहा कि मैं शिवेलरी के कसीदे पढ़ा करती थी। इसी बीच फ्लाइट के आधा घंटा लेट होने की घोषणा हुई। अब टुकड़ों में बात करने के बजाय श्रेया पूरी कहानी ही सुना दे। मेरा श्रवण की तरफ झुकाव उसके शालीन व्यवहार से प्रभावित होकर हुआ था। अक्सर लाइब्रेरी में वह ऊंची शेल्फ से मेरी किताबें निकालने और रखने में बगैर कहे मदद करता था। प्यार कब और कैसे हो गया पता ही नहीं चला। चूंकि हम एक ही बिरादरी और स्तर के थे, इसलिए श्रवण का कहना था कि सही समय पर सही तरीके से घर वालों को बताएंगे तो शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मगर किसी और ने चुगली कर दी तो मुश्किल होगी। हम संभल कर रहेंगे। प्यार के जज्बे को दिल में समेटे रखना तो आसान नहीं होता। अतः मैं तुझे सब बताया करती थी। फाइनल परीक्षा के बाद श्रवण के कहने पर मैंने उसके साथ फर्नीचर डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया था। साउथ इंस्टीट्यूट मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। श्रवण पहले मुझे पैदल मेरे घर छोड़ने आता था, फिर वापस जाकर अपनी बाइक लेकर अपने घर जाता था। मुझे छोड़ने घर से गाड़ी आती थी, लेने भी आ सकती थी, लेकिन वन वे की वजह से उसे लंबा चक्कर लगाना पड़ता।
अतः मैंने कह दिया था कि नज़दीक रहने वाले सहपाठी के साथ पैदल आ जाती हूँ। यह तो बस मुझे ही पता था कि बेचारा सहपाठी मेरी वजह से डबल पैदल चलता था, मगर बाइक पर वह मुझे मेरी बदनामी के डर से नहीं बैठाता था। मैं उसकी इन्हीं बातों पर मुग्ध थी। वैसे और सब भी अनुकूल ही था। हम दोनों ने ही इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया। श्रवण के पिता फर्निशिंग का बड़ा शोरूम खोलने वाले थे, जिसे हम दोनों को संभालना था। श्रवण का कहना था कि रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद वह अपनी भाभी से मुझे मिलवाएगा और फिर भाभी मेरे घर वालों से मिलकर कैसे क्या करना है तय कर लेंगी। लेकिन उससे पहले ही मेरी मामी मेरे लिए अपने भांजे राजीव का रिश्ता लेकर आ गई। राजीव आर्किटेक्ट था और ऐसी लड़की चाहता था जो उसके व्यवसाय में हाथ बटा सके। मामी द्वारा दिया गया मेरा विवरण राजीव को बहुत पसंद आया और उसने मामी से तुरंत रिश्ता करवाने को कहा। मामी का कहना था कि नवाबों के शहर भोपाल में श्रेया को अपनी कला के पारख ही मिलेंगे और वह खूब तरक्की करेगी। मामी के जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि दिल्ली जितने कला पारखी और दिलवाले कहीं और नहीं मिलेंगे, अतः मेरे लिए तो दिल्ली में रहना ही ठीक होगा। माँ बोली कि वह स्वयं भी मुझे दिल्ली में ही ब्याहना चाहेंगी, लेकिन दिल्ली में राजीव जैसा उपयुक्त वर भी तो मिलना चाहिए। तब मैंने उन्हें श्रवण के बारे में सब बताया। माँ ने कहा कि मैं श्रवण को उनसे मिलवा दूं। अगर उन्हें लड़का जचा तो वे पापा से बात करेंगी। दोपहर में पड़ोस में एक फंक्शन था। वहां जाने से पहले माँ ने मेरे गले में सोने की चेन पहना दी थी। मुझे भी पहननी अच्छी लगी और इंस्टीट्यूट जाते हुए मैंने चेन उतारी नहीं। शाम को जब श्रवण रोज की तरह मुझे छोड़ने आ रहा था तो मैंने उसे सारी बात बताई और अगले दिन अपने घर आने को कहा। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? अगर तुम्हारी मम्मी कहेंगी तो तुम्हारे पापा से मिलने के लिए भी रुक जाऊंगा। श्रवण ने उतावली से कहा, तुम्हारी बाइक तो डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में खड़ी है, खड़ी रहने दो, तुम्हारे घर वालों से मिलने के बाद जाकर उठा लूंगा। तब तक अगर कोई और ले गया तो अभी जाकर ले आओ ना। ले जाने दो, अभी तो मेरे लिए तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना ज्यादा जरूरी है। सुनकर मैं भाव विभोर हो गई और मैंने देखा नहीं कि बिल्कुल करीब दो गुंडे चल रहे थे, जिन्होंने मौका लगते ही मेरे गले से चेन खींच ली। इस छीना झपटी में मैं चिल्लाई और नीचे गिर गई, लेकिन मेरे साथ चलते श्रवण ने मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। मेरा चिल्लाना सुनकर जब लोग इकट्ठे हुए और किसी ने मुझे सहारा देकर उठाया, तब भी वह मूक दर्शक बना देखता रहा। और जब लोगों ने पूछा कि क्या मैं अकेली हूँ, तो मैंने बड़ी आस से श्रवण की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पहचान का कोई भाव नहीं था। एक प्रौढ़ दंपत्ति के कहने पर कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दें, श्रवण तुरंत वहां से चलता बना। अब तू ही बता, एक कायर को शिवेलरस हीरो समझकर उसकी शिवेलरी के कसीदे पढ़ने के लिए मैं भला खुद को कैसे माफ कर सकती हूँ? राजीव के साथ मैं बहुत खुश हूँ, पूर्णतया संतुष्ट, पर जब तब खासकर जब राजीव मेरी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत ग्लानि होती है और यह मूर्खता मुझे बुरी तरह कचोटती है। इस हादसे के बाद श्रवण ने तुझसे संपर्क नहीं किया? कैसे करता, क्योंकि अगले दिन से मैंने डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट जाना ही छोड़ दिया। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं और घर का नंबर उसने कभी लिया ही नहीं था। माँ के पूछने पर कि मैं अपनी पसंद के लड़के से उन्हें कब मिलवाऊंगी, मैंने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी। माँ ने आश्वस्त होकर पापा को राजीव से रिश्ता पक्का करने को कह दिया। राजीव के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, अतः रिजल्ट आने से पहले ही हमारी शादी भी हो गई। आज तुझसे बात करके दिल से एक बोझ सा हट गया तन्वी। लगता है अब आगे की जिंदगी इत्मीनान से जी सकूंगी, वरना सब कुछ होते हुए भी अपनी मूर्खता की फांस हमेशा कचोटती रहती थी। तभी यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए बुला लिया गया। प्लेन में बैठकर श्रेया ने कहा, मेरा तो पूरा कच्चा चिट्ठा सुन लिया, पर अपने बारे में तो तूने कुछ बताया ही नहीं। दिल्ली से एक अखबार निकलता है, दैनिक सुप्रभात। दैनिक सुप्रभात तो दशकों से हमारे घर में आता है। श्रेया बीच में ही बोली, अब भी दिल्ली जाने पर बड़े शौक से पढ़ती हूँ, खासकर हस्तियों वाला पन्ना। अच्छा, सुप्रभात मेरे दादा ससुर ने आरंभ किया था, अब मैं अपने पति के साथ उसे चलाती हूँ। हस्तियाँ स्तंभ मेरा ही विभाग है। हस्तियों की तस्वीर क्यों नहीं छापते आप लोग? यह तो पापा को ही मालूम होगा,
जिन्होंने यह स्तंभ शुरू किया था। यह बता मेरे घर कब आएगी? तुझे हस्तियों के पुराने संकलन भी दे दूंगी। शादी के बाद अगर फुर्सत मिली तो ज़रूर आऊंगी, वरना अगली बार तो पक्का। मेरा भोपाल का पता ले ले, संकलन वहाँ भेज देना। मुझे तेरा यहाँ का घर मालूम है, तेरे जाने से पहले वहीं भेजवा दूंगी। दिल्ली आकर श्रेया बड़ी बहन के बेटे की शादी में व्यस्त हो गई। जिस शाम को उसे वापस जाना था, उस रोज सुबह उसे तन्वी का भेजा पैकेट मिला। तभी उसका छोटा भाई भी आ गया और बोला, हम सभी दिल्ली में हैं, आप ही भोपाल जा बसी हैं। कितना अच्छा होता दीदी, अगर पापा आपके लिए भी कोई दिल्ली वाला लड़का ही देखते, या आपने ही कोई पसंद कर लिया होता। आप तो सह शिक्षा में पढ़ी थी। सुनते ही श्रेया का मुंह कसैला सा हो गया। तन्वी से बात करने के बाद दूर हुआ अवसाद जैसे फिर लौट आया। उसने ध्यान बटाने के लिए तन्वी का भेजा लिफाफा खोला। हस्तियां वाले पहले पृष्ठ पर ही उसकी नज़र अटक गई। श्रवण कुमार अपने शहर के जाने माने सफल व्यवसायी और समाज सेवी हैं। जरूरतमंदों की सहायता करना इनका कर्तव्य है। अपनी आयु और जान की परवाह किए बगैर इन्होंने जवान मंचलों से एक युवती की रक्षा की, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में भी रहना पड़ा। लेकिन अहम और अभिमान से यह सर्वथा अछूते हैं। हमारे प्रतिनिधि के पूछने पर कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, उनकी एक आवाज पर मंदिर के पुजारी व अन्य लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते, तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, इतना सोचने का समय ही कहाँ था। और सच बताऊं तो यह करने के बाद मुझे बहुत शांति मिली है। कई दशक पहले एक ऐसा हादसा मेरी मित्र और सहपाठिन के साथ हुआ था। चाहते हुए भी मैं उसकी मदद नहीं कर सका था। एक अनजान मूर्ख दर्शक की तरह सब देखता रहा था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह मेरे साथ थी और उसका नाम मेरे से जुड़े और बेकार में उसकी बदनामी हो। मुझे चुपचाप वहां से खिसकते देखकर उसने जिस तरह से होंठ सिकोड़े थे, मैं समझ गया था कि वह कह रही थी कायर। तब मैं खुद की नज़रों में ही गिर गया और सोचने लगा कि क्या मैं उसे बदनामी से बचाने के लिए चुप रहा, या सच में ही मैं कायर हूँ। जाहिर है उसके बाद उसने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया। मैं ये जानता हूँ कि वह जीवन में बहुत सुखी और सफल है। सफल और संपन्न तो मैं भी हूँ, बस अपनी कायरता के बारे में सोचकर ही दुखी रहता था। पर आज इस अनजान युवती को बचाने के बाद लग रहा है कि मैं कायर नहीं हूँ। श्रेया और नहीं पढ़ सकी। एक अजीब सी संतुष्टि की अनुभूति में वह यह भी भूल गई कि उसे सुकून देने को ही तन्वी ने हस्तियां कॉलम के संकलन भेजे थे, और एक मन गढ़ंत कहानी छापना तन्वी के लिए मुश्किल नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।